हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमारे आईएससी बोर्ड के बच्चों के लिए चैप्टर हमने स्टार्ट किया था डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, उसमें मैंने लास्ट वीडियो में एजम्पशंस तक समझा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डिमांड शेड्यूल से। डिमांड शेड्यूल, अ डिमांड शेड्यूल इज वन वे ऑफ शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है? डिमांड शेड्यूल का मतलब है कि जो एक रिलेशन बताता है, एक रिलेशन शो करता है प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो द डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर स्टेटमेंट है जो हमें शो करता है अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग डिमांड, अलग अलग प्राइस पर। डिमांड शेड्यूल दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब है ये एक टेबल है जहाँ पे हमें क्वांटिटीज़ दिखाई जाती हैं कम्युनिटी की जो हम परचेज करना चाहते हैं गिवन प्राइस पर, लेकिन सिर्फ एक हाउस होल्ड की। यानी कि एक हाउस होल्ड अलग अलग प्राइस वाले गुड्स कितनी मात्रा में लेता है, उसके शेड्यूल को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस 100 पर डिमांड थी 1, प्राइस कम होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है, और ये सिर्फ एक ही पर्सन की है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं, सबकी डिमांड का टोटल कर दिया जाता है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है ये वो टेबल है जो काफ़ी क्वांटिटीज़ दिखाती हैं, क्वांटिटी डिमांडेड दिखाती हैं सभी बायर्स की गिवन प्राइस पर। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, तो आपको ये जो टेबल दे रखा है, प्राइस दे रखी है आपको, यहाँ पर ए की क्वांटिटी डिमांड दे रखी है, ये बी की है, और दोनों को जोड़ दिया है हमने। तो ए कितनी कितनी प्राइस वाले गुड्स कितनी मात्रा में ले रहा है, बी कितनी कितनी प्राइस वाले गुड्स कितनी मात्रा में ले रहा है, दोनों को हमने जोड़ा और हमने यहाँ पर टोटल मार्केट डिमांड निकाला। फिर है डिमांड कर्व एंड इट्स डेरिवेशन। डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमने पीछे पढ़ा। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, इनको जब हम कर्व में शो करते हैं तब बनता है हमारा डिमांड कर्व। तो यहाँ पर डिमांड कर्व की बात हो रही है, तो डिमांड कर्व एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ डिमांड की। वी कैन कन्वर्ट द डिमांड शेड्यूल टू डिमांड कर्व बाय प्लॉटिंग द वेरियस प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन ग्राफिकली। हम कन्वर्ट करते हैं डिमांड शेड्यूल को डिमांड कर्व में, उनमें जो प्राइस दे रखी है, जो क्वांटिटी डिमांड दे रखी है, उनको कर्व में उतार कर। द पिक्चराइजेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। जो हम कर्व बनाते हैं डिमांड का, डिमांड शेड्यूल का, उसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। इट इज़ द कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस अल्टरनेट प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द इफेक्ट डिमांड आर हेल्ड कांस्टेंट। मतलब लॉ ऑफ डिमांड का लॉ है, बस इसमें क्या होता है, इसमें हमें सारे कर्व दिखाए जाते हैं अलग अलग क्वांटिटीज़ पे अलग अलग डिमांड्स के साथ, लेकिन जो भी हमारे फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए। तो लाइक द डिमांड शेड्यूल दो टाइप की दे रखे हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व में आपसे कहा क्या जा रहा है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व में आपसे कह रहा है इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर अ गुड इज द कर्व दैट शो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ द गुड्स विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। यानी कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो डिमांड कर्व हम बनाएंगे वो एक इंडिविजुअल का बनाएंगे, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल का डिमांड कर्व हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको डिमांड कर्व दिख रहा है। ये हमने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ली एप्पल्स की और वाई एक्सिस पर प्राइस ली, जो कि हमने पीछे आपको मैं शो करूँ। ये देखिए यहाँ पर जो था प्राइस 100, 90, 80, 70 और डिमांड 1, 2, 4, 6। तो हमने इसको यहाँ पर कर्व पर शो किया है। कैसे किया है, जब 100 रुपीज़ प्राइस थी तो हम 1 ले रहे थे, 90s की प्राइस पर हम 2 ले रहे थे, 80s की प्राइस पर 4 ले रहे थे और 70s की प्राइस पर 6 ले रहे थे। और आपको ये दिख रहा है कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि या तो प्राइस बढ़ेगी या क्वांटिटी बढ़ेगी, एक चीज़ हमेशा कम रहेगी जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड रहता है। वही अगर मैं मार्केट डिमांड कर्व की बात करूं तो मार्केट डिमांड कर्व एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल की। मार्केट में जितने भी बायर्स हैं उन सब की डिमांड को पहले जोड़ दिया जाता है, फिर कर्व बनाया जाता है। तो या तो आप इसमें अलग अलग कर्व बना सकते हैं और या एक साथ बना सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे डिमांड थी, ए की डिमांड दे रखी थी, बी की डिमांड दे रखी थी और टोटल कर दिया था। तो इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि ये ए की क्वांटिटी है,
ये बी की क्वांटिटी है और ये दोनों को जोड़कर बना है। लेकिन आप तीनों में देखोगे कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो सर डाउनवर्ड ही जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पे आपसे पूछे रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड तो होता है सर, लेकिन उसका रीजन क्या है? As explained above, the demand curve slope downward from left to right. The negatively sloping demand curve is based on the law of demand. आपने देखा कि जो डिमांड कर्व था वो लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड शेप में जा रहा था। ये लॉ ऑफ डिमांड भी काम करता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह होता है जो आपको आना भी चाहिए कि वाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होता है? इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड का एक्सप्रेशन क्या है? नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी हम इन तरीके से समझते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, उससे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाता है और एक पॉइंट पर ख़त्म हो जाता है। उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो the first explanation of downward sloping demand curve rests on the notion of utility. We consume goods and service because they give us utility. हम किसी भी गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो हमें यूटिलिटी देता है। यूटिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसमें आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं। हम उसको जब भी कंज्यूम करेंगे जब वो हमारी वांट को सेटिस्फाई करेगी। तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे कम्युनिटी की, वैसे वैसे हर एडिशनल कम्युनिटी की यूनिट पर हमें कम सेटिस्फैक्शन मिलता जाएगा और धीरे धीरे एक पॉइंट पर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? अ कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन व्हेन ही इक्वलाइज द मार्जिनल ऑफ कम्युनिटी विद दिस प्राइस। जितना उसने पैसा खर्च किया उस बराबर जितना उसे सेटिस्फैक्शन मिला। तो एक ये रीज़न है कि हमारा ये जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है ना, कंजप्शन कम होता जाता है एडिशनल सेटिस्फैक्शन पे। दूसरा कह रहा है इनकम इफेक्ट। A change in demand on account of a change in the real income resulting from a change in the price of a commodity is known as the income effect। भाई अब यहाँ पर क्या कह रहा है? आपकी जो डिमांड है उसमें भी चेंज आ सकता है जब आपकी जो रियल इनकम है उसमें चेंज आ गया हो। द इनकम इफेक्ट अकर्स व्हेन द प्राइस चेंज अफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड थस लीड्स टू अ चेंज इन द क्वांटिटी। यानी कि पहले प्राइस उसकी कुछ थी, अब प्राइस उसकी कुछ हो गई, है ना। When the price of a commodity falls, consumer can buy a larger amount of the commodity with his given money income, or he can buy the same amount of the commodity as before. At the same time, he would be able to save some money. जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर उसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है, या कम होती है तो जैसे पहले खरीद रहा था उतना ही खरीदे, बाकी पैसा अपने सेविंग में रखे, है ना। इन अदर वर्ड्स, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिजल्ट इन द इनकी रियल इनकम। अगर उस किसी की कीमत, जो प्रोडक्ट की कीमत है वो कम होती है तो एक तरीके से उसकी रियल इनकम क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो एक ये रीज़न है जिसको समझाने के लिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रखा है। लेट अस एक्सप्लेन इनकम इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जांपल। सपोज एक कंज्यूमर ने 200 रुपये खर्च किए एप्पल को परचेज करने में और उसको 2 किलो एप्पल मिले। जब प्राइस कितनी थी एप्पल की? 100 पर केजी। अब मान लो प्राइस हो गई एप्पल की 80 पर केजी। अगर कंज्यूमर अभी भी 2 किलो खरीदता है तो कितने खरीदेगा? 160 रुपये के। यानी कि सेविंग अभी कितनी है उसकी? 40। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी जो रियल इनकम है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। कंज्यूमर अब 40 रुपये सेव कर सकता है, इस 40 रुपये को कहीं और खर्च कर सकता है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है इनकम इफेक्ट में। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। Another reason why we expect the demand curve to slope downwards is the substitution effect। Substitution का मतलब होता है एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को ले लिया, दूसरे गुड्स के बदले तीसरे गुड्स को ले लिया, उसे हम substitution effect कहते हैं। The substitution effect is the effect that a change in the relative price of substitute goods हैज़ ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। टी की प्राइस बढ़ गई तो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी की प्राइस कम हो गई तो अभी लोग कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी की प्राइस ज़्यादा हो गई तो लोग टी पियेंगे। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे? When the price of a commodity falls and price of its substitute remain unchanged, it becomes relatively cheaper in comparison to its substitute. In other words, its substitute becomes relatively costlier. Utility maximizing consumer will normally like to substitute cheaper goods for costly one. Thus, demand for the relatively cheaper commodity will increase। मतलब टी की प्राइस अगर बढ़ गई तो लोग कॉफ़ी पियेंगे,
क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस टी से कम है और कॉफ़ी की बढ़ गई तो लोग टी को पियेंगे। तो वही कहा जा रहा है, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। एज कंपेयर टू income effect, substitution effect is more important. We have treated the income effect and the substitution effect separately. आपको income effect को और substitution effect को दोनों को अलग अलग करा जाएगा, लेकिन सम टोटल जो होता है income effect का और substitution effect का, उसे हम कहते हैं price effect। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि price effect is equal to income effect plus substitution effect। फोर्थ है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू एन इंक्रीज इन द नंबर क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि अगर प्राइस कम होती है कमोडिटी की, तो जो लोग पहले उस गुड्स को नहीं खरीद पा रहे थे, हो सकता है अब वो उस गुड्स को खरीद ले, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कंज्यूमर जो परचेज कर रहे थे वो बढ़ जाए। एट द सेम टाइम जब प्राइस होती है कमोडिटी की कम होती है, तो जो नए कंज्यूमर होते हैं वो भी उसे परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं एट अ वेरी हाई प्राइस। कमोडिटीज में कुछ जो अमीर थे वही खरीद पा रहे थे, लेकिन अब जब प्राइस कम हो गई तो जो लोग पहले नहीं खरीद पा रहे थे वो भी अब खरीद सकते हैं। वो हमारा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को इंक्रीज कर रहा है। फिर है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। एक ही गुड्स को काफ़ी सारे तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। देयर आर सम गुड्स विच कैन बी पुट टू नंबर ऑफ यूजेस। का हम बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है, जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है, कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, मिल्क है। हम इनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज आर वेरी हाई, जब इनकी कीमत बढ़ जाती है, महंगी हो जाती है, तो हम इन्हें सिर्फ वही जगह इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्यों जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम समझेंगे आपके एक्सेप्शंस और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो या उसका नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।